मालिश करते हैं वो दूसरा केकड़ा है उसको ध्यान रखती है।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे कल हमने। इनपुट डिज़ाइन पढ़ा था जिसमें हमने फॉर्म डिज़ाइनिंग पढ़ा था। तो फॉर्म डिज़ाइनिंग के बाद हमारे पास एक और इनपुट डिज़ाइन आता है जो हमारा आता है स्क्रीन डिज़ाइनिंग। स्क्रीन डिज़ाइनिंग के बाद आउटपुट आता है हमारा रिपोर्ट डिज़ाइनिंग। ये दोनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे क्योंकि स्क्रीन डिज़ाइनिंग को छोटा सा टॉपिक है। स्क्रीन क्या है, जो भी आप अभी आपको जो कंप्यूटर जो स्क्रीन दिख रही है ना, दैट इज स्क्रीन। ठीक है, इसको आप इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह ट्रीट कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर कोई फॉर्म बनाते हो तो वो हमारे पास इनपुट डिज़ाइनिंग की तरह आएगा, लेकिन सिर्फ आप अगर उसको रीड आउट कर रहे हो, जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रही है और आपको सिर्फ आप इसको सिर्फ रीड कर रहे हो, इसमें कुछ राइट नहीं कर रहे हो, तो आप इसको एज ए आउटपुट यूज़ करते हो। तो स्क्रीन डिज़ाइनिंग में हमारे पास जैसे, अच्छा एक और चीज़, जब कल हमने फॉर्म डिज़ाइनिंग पढ़ा था तो मैंने आपको फॉर्म डिज़ाइनिंग के बारे में सारा बता दिया था, उसका लेआउट, उसके टाइप्स और वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए मैंने जितना एक्स्ट्रा हो सकता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लिखी है, आपकी मर्ज़ी है कि आप जो जो अच्छे पार्ट आपको बेटर लगे वो आप इसको कर सकते हो। वैसे तो ये पुराना वही है जो ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो इनपुट के लिए क्या, फॉर्म के लिए क्या चीज़ें हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो ऊपर मैंने कल एक्सप्लेन करी थी। यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉर्म जो कल मैंने पढ़ाए थे, ये थोड़े से, क्योंकि वो बुक्स की मैंने इमेजेस लगाई हुई थी, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स करके भी लिख दिए हैं, जो आपको बेटर लगे। दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो। अब स्क्रीन डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन स्क्रीन डिज़ाइनिंग आता है तो स्क्रीन डिज़ाइनिंग से शुरू नहीं करना है। कल एक डायग्राम दिखाया था, फ्लो चार्ट दिखाया था कि डिज़ाइनिंग के अंदर दो आते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के अंदर आता है फॉर्म और स्क्रीन, और फॉर्म के फर्दर चार पार्ट्स, तो वो सारा बना के इनपुट डिज़ाइनिंग की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है पहले, उसके बाद आप स्क्रीन डिज़ाइनिंग करोगे। ठीक है, अब स्क्रीन डिज़ाइनिंग में क्या होता है, जो हमारी CRT स्क्रीन होती है, CRT स्क्रीन को बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। जो भी हमारे कंप्यूटर्स वगैरह या फिर जो हमारे टीवी वगैरह होते हैं उनके अंदर यही यूज़ होता है, और इसी के थ्रू जो है हम लोग जो इमेजेस वगैरह डिस्प्ले करते हैं वो इसी के थ्रू डिस्प्ले होती है। तो जो भी डेटा एंट्री के लिए जो भी स्क्रीन्स होंगी, आप उसको इनपुट डेटा की तरह यूज़ करोगे। जो हमारी CRT स्क्रीन होती है मेनली डिस्प्ले स्टेशन के लिए भी यूज़ होती है, जैसे मैंने बताया था कि आप इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें डेटा भी स्टोर होता है। इसका जो डिस्प्ले का साइज़ होता है, इसमें 24 रोज़ होती हैं, और हर एक रोज़ में 80 करेक्टर्स होते हैं, तो टोटल हमारे पास 1920 करेक्टर्स होते हैं जो हमारे स्क्रीन के अंदर यूज़ हो सकते हैं। चाहे इनपुट के लिए यूज़ कर लो, चाहे आउटपुट के लिए यूज़ कर लो। दो तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, तो एक होता है मैनुअल तरीका और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर से। तो कोई भी मेथड यूज़ करो, जब मैनुअली काम करोगे तो ये एक वर्कशीट की तरह काम करेगी, जैसे हमारी एक्सेल शीट्स खुलती हैं उस तरीके से आपको दिखेगी, और वैसे आप इसको काम करोगे। और सॉफ्टवेयर से अगर काम करोगे तो फिर वो अलग चीज़ है। जब भी स्क्रीन डिज़ाइनिंग बनाओगे, सेम जैसे आप फॉर्म डिज़ाइन करते हो, अगर कोई भी स्क्रीन भी डिज़ाइन करोगे तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो सिंपल होनी चाहिए। इतनी सिंपल कि जब भी यूज़र उसके अंदर कोई भी एंट्री करे तो वो एक्यूरेट एंट्री कर सके और क्विकली एंट्री कर सके, उसमें उसको टाइम ना लगे और कुछ वो हमें इनएक्यूरेट चीज़ें ना दे। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जो कल फॉर्म के थे ऑलमोस्ट वही ऑब्जेक्टिव। जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, पूरे प्रोजेक्ट में एक ही फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है अभी आपने कुछ और बना दिया, नेक्स्ट टाइम आपने कुछ और डिज़ाइन बना दिया, तो यूज़र परेशान हो जाएगा कि मेरे को कौन सी एंट्री करनी है। तो कोशिश, चाहे आप स्क्रीन डिज़ाइन करो चाहे फॉर्म डिज़ाइन करो, बेटर है कि आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करो, ताकि यूज़र के लिए प्रॉब्लम ना हो और वो ईजी से, मतलब आराम से और ढंग से डेटा को एंटर कर सके। ईजी टू लर्न, जो भी स्क्रीन डिज़ाइनिंग हो वो ईजी हो, आपको उसमें कुछ भी ऐड डिलीट क्रिएट करना है, यूज़र अगर उसमें कुछ भी ऐड डिलीट क्रिएट करना चाहता है तो वो कर सकता है। ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करने होंगे कैसे काम करना है। जो भी इंटरफेसेस, अगर मान लो कोई भी डेटा एंट्री में एरर आया है तो उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें भी काम नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक चीज़ ख़राब हुई है और उसके बाद आप उस पर काम कर रहे हो, आपके सारा प्रोजेक्ट ही ख़राब हो जाएगा। एंट्री देनी बंद कर दोगे ना तुम्हें, है? कितना टाइम हो रहा है?
जो भी नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए। जैसे मैंने कल भी बोला था, अगर फॉर्म भी डिज़ाइन कर रहे हो तो कोशिश ये करना कि यूज़र को कम से कम लिखना पड़े। तो सेम विद द इसमें भी ये है, क्योंकि स्क्रीन है तो कीबोर्ड का यूज़ होगा, तो कितने की प्रेस जो होगी वो कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो यूज़र का भी और आपका भी। मल्टीपल विंडोज़ इसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही विंडो खुली है तो आप उसके अलावा उसके अंदर कुछ ओपन नहीं कर सकते। यूज़र को अगर मान लो कुछ गूगल करना है, उसको नहीं समझ आ रहा, तो वो वाली विंडो भी साथ में ओपन होनी चाहिए। मल्टीपल फाइल्स जो है आप एक टाइम पे खोल सको। स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड अच्छी तभी होगी जब आपका कंप्यूटर अच्छा होगा, प्लस आपके पास जो भी आपने डिज़ाइन करा है, जो भी फॉर्म बनाया है, वो भी कम उसमें होगा, मतलब कम चीज़ें उसके अंदर भरनी होंगी। स्क्रीन का जो भी कलर वगैरह आपको जो भी चाहिए वो आपको इतना रखना है कि वो अट्रैक्टिव हो यूज़र के लिए। फालतू की कलरिंग और वो सब चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि वो उससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होती है। इंटरेक्टिव होनी चाहिए चीज़ें, जो भी यूज़र एंट्री करें उसको समझ आ सके कि वो क्या लिख रहा है, क्या कर रहा है। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो दैट शुड बी इंटरेक्टिव, कि वो समझ सके, पूछ सके। गूगल असिस्टेंट वगैरह जैसे होते हैं, हमारे फ़ोन में भी होते हैं, लैपटॉप्स में भी होते हैं, तो ऐसे कुछ इंटरेक्टिव हो कि वो जिससे बात कर सके। एडिटिंग हो, ये तो हो गया है। ठीक है, एक एक नॉर्मल स्क्रीन इसने बनाई हुई है। ये डेटा एंट्री स्क्रीन है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे टाइम है। नीचे देखो ये F1 है हेल्प के लिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप F1 की प्रेस करो हेल्प के लिए। यहाँ पे ओके, कैंसिल, एग्जिट के लिए आप एस्केप की का यूज़ कर सकते हो। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और क्लास। यूज़र आएगा, इन चीज़ों को एंटर करेगा। कम से कम चीज़ें होनी चाहिए, कम से कम की स्ट्रोक होने चाहिए। ठीक है, जो भी कलर है वो सब बेटर होना चाहिए। इंटरेक्टिव हो गया, इंटरेक्टिव हो गया। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो F1 की के थ्रू हेल्प पे जाके वो समझ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एक नॉर्मल एक छोटा सा स्क्रीन डिज़ाइनिंग का एग्जाम्पल है। तो बस स्क्रीन डिज़ाइनिंग इतना ही था। आपको बस उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करोगे। पहले आप इनपुट डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन दोगे, जो कल मैंने बताया था। इनपुट डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो सारे जो कल कराए थे वो। उसके बाद स्क्रीन डिज़ाइनिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, एंड देन इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जब आप डिज़ाइन करोगे तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आउटपुट डिज़ाइन या फिर रिपोर्ट डिज़ाइन। जब भी आपने यूज़र से इनपुट लिया, उसके बाद आप उसकी एक हार्ड कॉपी बनाते हो, दैट इज़ आउटपुट। ठीक है, आप प्रिंटर से हार्ड कॉपी भी बना सकते हो या फिर आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मेनली हम कंसीडर करते हैं, जब प्रिंटर से निकलता है तो उसको हम हार्ड कॉपी कंसीडर करते हैं। तो जो भी हम आउटपुट बनाते हैं, जो भी आउटपुट डिज़ाइन, मतलब जो भी रिपोर्ट बनती है, वो मैनेजमेंट को सबमिट करी जाती है। उसके बेसिस पे ही आगे फर्दर एक्शंस लिए जाते हैं। तो जितना बेटर सिस्टम होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी होगी आउटपुट की। अगर आउटपुट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो यूज़र उस सिस्टम को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, सीधी सी बात है ये तो। आपने कुछ भी बनाया, आपने मेरे को बोला कि कॉलेज बनाना है, मैंने कॉलेज बनाया। यूज़र को ये नहीं पता कि मतलब आपने पीछे कितनी मेहनत करी है। यूज़र को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपने पीछे कितनी मेहनत करी है। लेकिन अगर यूज़र को उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, उसने वो सिस्टम रिजेक्ट कर दिया, तो फिर आप पूरे लॉस में जाओगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मेन टारगेट होता है कि जो भी आउटपुट है उसकी क्वालिटी बेटर हो, ताकि वो यूज़र उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। इसलिए हम बीच बीच में यूज़र के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं कि अब इतना काम बन गया है, आप आ जाओ। और उसकी भी चीज़ें हम यूज़र को रिपोर्ट के तौर पे दिखाते रहते हैं। तो इससे यूज़र भी सेटिस्फाई रहता है कि हाँ, मेरा काम चल रहा है और सही चल रहा है। और हमारी टीम भी सेटिस्फाई रहती है कि हाँ, जो हम जितना बना रहे हैं वो अभी तक यूज़र उससे सेटिस्फाई है, अब हम आगे उस पर फर्दर काम कर सकते हैं। ये अलग अलग आउटपुट डिज़ाइन, आउटपुट मशीन्स वगैरह हमें पता ही है। अ, हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, तो प्रिंटर और ये सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ होती हैं आउटपुट के लिए, तो MICR रिकॉर्ड रीडर्स हो गए, ये हमारे यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन, ये हमारे प्रिंटर्स हो गए। अलग अलग लाइन मैट्रिक्स डेजी प्रिंटर्स हो गया। आउटपुट माइक्रोफिल्म, CRT स्क्रीन डिस्प्ले, ग्राफ प्लॉटर, ऑडियो रिस्पॉन्सेज, जहाँ से भी हमें आउटपुट मिलता है, चाहे हम उसको पढ़ रहे हैं, चाहे हम उसको सुन रहे हैं, चाहे हम उसको देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आउटपुट के अंदर आती हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जब भी आउटपुट डिज़ाइनिंग करना है या फिर आपको रिपोर्ट डिज़ाइनिंग करनी है। इनपुट के टाइम पे, फॉर्म के टाइम पे आपने ये ऑब्जेक्टिव देखा था। अगर आप किसी से फॉर्म भरवा रहे हो तो फॉर्म हमारा शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपने उसके अंदर पढ़ ली थी। अब रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट कैसी दिखनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो 6 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है
कि जो भी आपका आउटपुट हो वो एक पर्पस के लिए बनाओ, जो भी आप रिपोर्ट बनाओ उसका एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ अगर आपको मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाओ। Just a second। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट देने, जिस भी पर्पस से आप रिपोर्ट बना रहे हो वो पर्पस आपको फुलफिल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी आप आउटपुट प्रोवाइड करो वो टाइम पे प्रोवाइड करो, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो और मैनेजमेंट को लगा कि नहीं ये तो हमारे प्रॉफिट का काम नहीं है और उन्होंने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मे मोन ये अब सिर्फ मैनेजमेंट के लिए नहीं है, यूज़र के केस में भी है। मैक्सिमम जो कंप्लेंट यूज़र की आती है वो यही आती है कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलती है। तो जो भी आउटपुट हो टाइम पे प्रोवाइड करो। डिज़ाइनिंग आउटपुट टू फिट द यूज़र, यूज़र के अकॉर्डिंग, यूज़र कस्टमाइजेबल भी आप इसको बोल सकते हो या यूज़र स्पेसिफिक भी आप इसको बोल सकते हो। जो भी काम करो, जो भी रिपोर्ट बनाओ वो अकॉर्डिंग टू यूज़र, क्योंकि यूज़र को हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो, बहुत टेक्निकल टर्म्स नहीं पता हो, तो ऐसी रिपोर्ट हो जो यूज़र को भी समझ आ सके। मेकिंग श्योर द आउटपुट इज़ वेयर इट इज़ नीडेड, ये वाला पॉइंट, और चूजिंग द राइट आउटपुट मेथड, ये भी ऑलमोस्ट मिलते जुलते से ही है। आपको ये ध्यान रखना है कि आउटपुट की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कब आप उसको सबमिट करोगे और कैसे आप उसको सबमिट करोगे। अगर आपको रिपोर्ट पेपर की फॉर्म में चाहिए तो प्रिंटेड पेपर की फॉर्म में, अगर आपको ऑडियो की फॉर्म में चाहिए तो ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में चाहिए वीडियो की फॉर्म में, कहाँ और किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे। अगर यूज़र बोलता है कि मेरे को तो सुनना है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं सिर्फ आप जो बोलोगे वो सुनूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑडियो बना के उसको एज अ रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। डिलीवरिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अमाउंट ऑफ आउटपुट चाहिए, कितने, अगर मान लो कि फोटो कॉपीज़ की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो मैंने 10 प्रिंट आउट निकाल दिए रिपोर्ट के, जबकि मुझे एक ही प्रिंट आउट चाहिए था जो मेरे को मैनेजमेंट को सबमिट करना था। तो कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारी कॉस्ट कटिंग होती है। तो ये हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, टाइम पे काम होना चाहिए, जो भी यूज़र के अकॉर्डिंग हो, यूज़र स्पेसिफिक हो, पर्पस उसका फुलफिल हो, कब आउटपुट दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो सारी चीज़ें, और कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ आउटपुट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये तो बहुत इजी हैं। सबसे पहले प्रिंटर, प्रिंटर भी बहुत मोस्ट कॉमन यूज होता है, सबको ही पता है प्रिंटर क्या है। सॉरी, एडवांटेजेस की बात करें, परमानेंट है, ठीक है, पोर्टेबल है, आप इसको उठा के कहीं से भी कहीं पे फिक्स कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबल है, किसी भी लोकेशन के साथ, किसी भी कैपेबिलिटीज़ के साथ चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसकी इन्फॉर्मेशन यूज़र जो है वो चेंज नहीं कर सकता। अफोर्डेबल है, कोई भी इसको परचेज कर सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, नॉइजी है, सबको पता है प्रिंटर जब प्रिंट आउट निकालता है तो साउंड करता है। नॉइजी है, स्लो है, स्लो है जब तक एक पेज नहीं निकल जाएगा, जब तक दूसरा पेज उसके अंदर से नहीं आएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पे काम करना है, तो इट्स स्लो। कई बार इसको कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम आती है, कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ ये नहीं चल पाता, तो वो कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ। ऐसा नहीं है सबके साथ ही नहीं चल पाता, एक आधे सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और स्पेशल सप्लाईज की रिक्वायरमेंट भी होती है, कुछ भी चाहिए, पेपर चाहिए, इंक चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। सेकंड है हमारे पास स्क्रीन एज आउटपुट, जैसे मैंने बोला था स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करती है, तो स्क्रीन एज आउटपुट ये भी बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। आपको डेटा एंट्री करनी है या फिर कुछ भी काम करना है, रीड आउट भी करना है, तो उसके लिए जो है ये बहुत विजिबल है। एडवांटेजेस की बात करें, इंटरेक्टिव है, स्क्रीन से आप मतलब इंटरेक्ट कर सकते हो, कुछ भी हेल्प के लिए भी चाहिए तो जैसे अभी एग्जांपल दिखाया था, तो हेल्प के लिए भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। क्वाइट है, शांत है, प्रिंटर की तरह नॉइजी नहीं है। गुड फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस, कभी भी कुछ भी, फ्लेक्सिबल है, फिजिबल है, फ्रीक्वेंट है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। जो जैसे प्रिंटर के डिसएडवांटेज थे कि नॉइजी है, स्लो है, तो ये क्वाइट है और ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है, फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर लेता है चीज़ों को।
जो भी कंप्यूटर के अंदर एडवांटेजेस हैं वो सारे ऑलमोस्ट एडवांटेजेस इसके अंदर होते हैं। कोई भी फाइल कहीं पे भी मूव करनी है, कहीं से भी उठानी है, आप इसको इजीली काम कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है? केबल्स और सेटअप के लिए स्पेस चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप लगाओगे, कंप्यूटर लगाओगे तो केबल्स लगाओगे, फिर उसको सेट करने के लिए टेबल वेबल एडजस्ट करोगे तो स्पेस चाहिए उसके लिए पूरा। एक्सपेंसिव है इसको डेवलप करना, कई यूज़र्स के लिए इसको परचेज करना भी एक्सपेंसिव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सारे यूज़र इसको अफोर्ड कर सके, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके पास उतने पैसे भी हैं। स्टिल में रिक्वायर्ड द प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद भी प्रिंटर की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी ही इसको। नेक्स्ट है हमारे पास वीडियो, ऑडियो और एनिमेशन। अभी तक हमने बात कर रही थी सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में, अब बात करते हैं ऐसी ऑडियो वीडियो एनिमेशंस भी हो सकती हैं जो हम एज एन आउटपुट यूज़ करें। तो वीडियो जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है आउटपुट की, क्योंकि इसके अंदर आपके पास ऑडियो भी होती है प्लस आपके पास विजुअल्स भी होते हैं। वीडियो बनती किससे है? ऑडियो और पिक्चर को मिला के हम लोग ये बनाते हैं, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें के एडवांटेजेस की बात करें तो ये किसी भी यूज़र के लिए बहुत अच्छी है, अगर क्योंकि लोग जो है ना बोरिंग फील करते हैं पढ़ते टाइम, तो अगर हम उनको कोई एनिमेशन दिखाया, कोई वीडियो दिखाया, ऑडियो सुनाया, तो दैट विल बी मोर इंटरेक्टिव, तो वो उसको अच्छे से भी समझ पाएंगे। तो एक यूज़र के लिए अच्छा है। हैंड्स फ्री की रिक्वायरमेंट है, हाईली रिपीटेटिव है, मतलब कितनी बार भी सुन लो कोई दिक्कत ही नहीं है, कितनी बार भी चला लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसकी क्वालिटी लो नहीं होगी। ट्रांजिएंट मैसेजेस, कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना है बहुत इजीली आप सामने वाले को समझा सकते हो, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो में है और वो जितनी मर्जी बार भी सुने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है, आपने जो बोल दिया वो ठीक है, सुन लिया, ख़त्म। कहीं कहीं यूज़ होगा, और हो सकता है कि सब ऑडियो वीडियो के अपने अपने फाइल फॉर्मेट होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सबके फ़ोन में या सबके लैपटॉप में चल भी पाए, चल जाती है वैसे मैक्सिमम, पर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूँ। एक्सपेंसिव है इसको डेवलप करना, एनिमेशंस को डेवलप करना बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है और बहुत एक्सपेंसिव है। इसके लिए हमें एक अलग से रूम चाहिए होगा, क्योंकि हम ऑडियो कहीं पे भी किसी भी मीटिंग के बीच में या वीडियो किसी भी मीटिंग के बीच में हम नहीं चला सकते, तो वी नीड डेडिकेटेड रूम फॉर दिस स्पेशल पर्पस। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट्स होते हैं, जो आउटपुट जो रिपोर्ट है वो सीधा ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, ईमेल और फैक्सेस के थ्रू, या मतलब नेट के थ्रू, किसी भी चैट मैसेंजर्स के थ्रू आप सीधा उनको ट्रांसफ़र कर दोगे, आपको कोई हार्ड कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस टाइम पे हमारे पेपर बचते हैं। ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को एक टाइम पे भेज सकते हो। इंटरेक्टिव है, किसी को कोई दिक्कत आएगी तो वो रिप्लाई बैक करके भी बात कर सकता है। अपडेट कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके अंदर रेजोल्यूशन लोअर होते हैं, मतलब अगर साइज़ और ये चीज़ें बात करें तो कम होती है। डिफ़िकल्ट होता है कन्वे करना, आप सामने वाले, आपने बोल के मैसेज ड्रॉप कर दिया, फिर सामने वाला आपका रिप्लाई करेगा, फिर आप उसको रिप्लाई करोगे, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ आती, मतलब एक तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट से बात करो, एक फिर आप मैसेजेस पे बात करो, तो वो थोड़ा सा कन्वे करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वेबसाइट के लिए बहुत मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट हमारे पास आउटपुट है CD रोम एंड DVDs। सबको पता है CD रोम और DVDs क्या होती हैं, इनके साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने एनिमेशंस, वीडियोस, इन सब के लिए। CD रोम जो होता है वो मेरा रीड ओनली मेमोरी होता है, जिसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। DVDs में हम दोनों काम कर सकते हैं, तो DVD जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेरिजन टू CD रोम। एडवांटेजेस की बात करें तो स्पीडी है, बहुत जल्दी काम करता है। मल्टी मीडिया आउटपुट के लिए कोई भी, चाहे वीडियो डालो चाहे ऑडियो डालो, कुछ भी डालो आप इसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। कैपेसिटी इसकी लार्ज होती है। लेस वल्नरेबल टू डैमेज नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने फेंक दिया और अब आप फिर तोड़ोगे फोड़ोगे तो अलग बात है, बट ऐसा डैमेज नहीं होती कि रखी और वो डैमेज हो जाएगी। डिसएडवांटेजेस है, इसको डेवलप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर चीज़ें इंसर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इट्स एक्सपेंसिव, और ये एक्सपेंसिव भी है। लास्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट रिपोर्ट का। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो सिस्टम एनालिस्ट दो चीज़ें ध्यान रखता है। पहली एक फंक्शनल एट्रीब्यूट होता है, दूसरा स्टाइलिस्टिक कंसिडरेशन।
मतलब फंक्शनल एट्रीब्यूट्स में आपको कौन सी चीज़ें, मतलब काम कैसे करेगी एक तरीके से रिपोर्ट, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। इसमें आपकी ना जो मेनली चीज़ें होती है फंक्शंस में, आपकी पेज नंबर हो गया, आपकी हेडिंग्स हो गई, आपके कलरिंग, वो सारी चीज़ें आती हैं। सॉरी, पेज नंबर्स और हेडिंग आती है। स्टाइलिस्टिक के अंदर हमारी कलरिंग, स्पेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले फंक्शनल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसमें हर पेज का एक नंबर होना चाहिए, ताकि जब भी आप किसी के साथ कुछ डिस्कस करो तो आप सीधा बोलो कि इस पेज नंबर पे पहुंचो, हमें ये डिस्कस करना है। उस रिपोर्ट के अंदर डेट इंक्लूड होनी चाहिए, ये मैंने मार्क भी कर रखे हैं पॉइंट। पेज नंबर होना चाहिए, डेट इंक्लूड होनी चाहिए, कब रिपोर्ट बनी थी। इससे यूज़र को एस्टिमेट करने में हेल्प मिलती है। हाँ, लास्ट रिपोर्ट कब जनरेट हुई थी, अब एक हफ्ता हो चुका है, तो इसका मतलब काम जो है वो और आगे हो चुका होगा। तो इन सब के बेसिस पे आपके पास डेट भी मेंशन होनी चाहिए। हर डेटा के पास एक हेडिंग होनी चाहिए, और हेडिंग आपकी शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, जिससे क्लियर हो सके कि ये पर्टिकुलर पैराग्राफ किस चीज़ को डेडिकेट कर रहा है। डेटा जो भी बनाओगे उनके ग्रुप्स बनने चाहिए। जो चीज़ सिमिलर है उनको एक ग्रुप में रखो, जैसे कल भी हमने पढ़ा था जोनिंग और डेटा क्लासिफिकेशन। तो ग्रुप्स बनाओ ताकि यूज़र जो है वो इजीली समझ सके कि ये वाला ग्रुप किस चीज़ के लिए है और उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस ग्रुप से। फुटिंग वुटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो लास्ट पेज के नीचे जो फुटर्स बनते हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये आपने पैराग्राफ में तो मेंशन कर दिया, एक आगे पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि क्या क्या रिपोर्ट्स के अंदर होना चाहिए फंक्शनल एट्रीब्यूट्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपके पास होगा हेडिंग और टाइटल, पेज नंबर, कॉलम हेडिंग, कंट्रोल ब्रेक्स का मतलब कि एक ग्रुप खत्म, वहाँ पे आप ब्रेक लगा दो, देन दूसरा ग्रुप स्टार्ट। जैसे कि कल मैंने एग्जांपल दिया था कि पर्सनल डिटेल्स डाल दी, फिर आपने अपनी एजुकेशनल्स की डिटेल डाल दी, क्वालिफिकेशंस डाल दी, तो आपने एक ब्रेक्स मेंशन कर दिया बीच में। पेज और रिपोर्ट की हेडिंग, डेट और प्रिपरेशन। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो पहले पैराग्राफ में लिखी हुई थी और इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट। स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट जो है वो डिज़ाइनिंग पे फोकस करता है। तो एडिशनल ब्लैंक स्पेस चाहिए, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पे एडिशनल ब्लैंक स्पेस दो। बिना बात के मत देना। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यूज़र आपने कुछ फीडबैक लिखना चाहता है, तो वहाँ पे आप एडिशनल ब्लैंक स्पेसेस प्रोवाइड कर दो। जो भी रिपोर्ट बनेगी उसके राइट, लेफ्ट, टॉप और बॉटम में इतना मार्जिन होना चाहिए। ऐसा ना हो, जैसे ये वाला पेज भी है तो इसके आपके देखोगे लेफ्ट और राइट में मार्जिन है, तो इतना ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल यहाँ से लेके और यहाँ तक सब कुछ भरा हो, तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता और पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, हर जगह जो है वो एम्पल मार्जिन होनी चाहिए। यूज़र्स उससे जो भी मार्जिन आप अवेलेबल जो भी करोगे ना, तो उससे यूज़र जो है वो इजी रीड कर पाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। उसके अलावा और जो भी स्टाइलिस्टिक एलिमेंट होते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट में जो भी एलिमेंट होंगे, आपके कलर हो गया, आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, आप कौन सा पार्ट आपको बोल्ड करना है, लोगोज लगाने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो अट्रैक्टिव बनाती हैं और यूज़र जो है वो आराम से उसको पढ़ सकता है। रिपोर्ट पढ़ी कैसे जाएगी, कल भी बताया था, टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। ये छोटी सी एक इसमें रिपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ पे रोल नंबर मेंशंस है। स्टूडेंट एनुअल रिपोर्ट ये बोल्ड में है, ठीक है, हेडिंग डली हुई है, ये भी बोल्ड में है चीज़ें। तो आपको जैसे बनानी है रिपोर्ट उस अकॉर्डिंग आप उसको बनाओगे। नेम एंटर करे हुए हैं, बैचेस, कोर्स और ग्रेड एंटर करे हुए हैं। नीचे यहाँ पे डिटेल्स है, ओके, क्लोज। तो एक नॉर्मल आपने स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट के थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट करी है कि ये स्टूडेंट की एनुअल रिपोर्ट है, इस क्लास में इतने बच्चे हैं और इनके ये रिजल्ट आए हैं। बस यही था सारा। नीचे आउटपुट डिज़ाइन के सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, जो मैंने अभी ऊपर करा दी हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 2 तरीके के आउटपुट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो ये चीज़ें मेंशन नहीं थी इसमें, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब आप इनसाइड द सिस्टम यूज़ करोगे दैट इज़ इंटरनल, मतलब आपने मैनेजमेंट के लिए कोई भी डिसीजन के लिए रिपोर्ट बनाई है तो वो आपकी इंटरनल होगी। और एक्सटर्नल जब आप बाहर के लिए कुछ यूज़ करते हो दैट इज़ फॉर एक्सटर्नल। 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इज देयर, डिटेल्ड रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट और एक्सेप्शन रिपोर्ट। ये तो नाम से ही क्लियर है। डिटेल्ड रिपोर्ट में क्या होगा, जितनी भी आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर अवेलेबल होगी, कोई फिल्टरिंग, कोई रेस्ट्रिक्शंस उसके अंदर नहीं होगी, दैट इज़ डिटेल्ड रिपोर्ट। समरी रिपोर्ट, अब डिटेल्ड रिपोर्ट हो सकता है 50 पेज की हो, 100 पेज की हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। तो समरी रिपोर्ट वो होगी जिसमें सिर्फ समराइज चीज़ें लिखी होंगी।
जो पूरे डिटेल नहीं पढ़ना चाहता, who do not want all the details, उसके लिए हम लोग समराइज्ड रिपोर्ट बनाते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर आप कुछ फिल्टर्स लगाते हो कि हमें ये चीज़ें ही चाहिए। मान लो कि कंपनी में डिज़ाइनिंग के लिए अलग है, टेस्टिंग के लिए अलग बंदा है, और डिज़ाइनिंग के लिए हमने पुराने वाला बंदा छोड़ के चला गया, हमने नया बंदा हायर करा है, तो वो उसको पूरी रिपोर्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो मेरे को बोलेगा कि सिर्फ डिज़ाइनिंग वाली रिपोर्ट दो, तो हम लोग फ़िल्टर्स लगा के उसको सिर्फ वही रिपोर्ट देंगे जो उसको चाहिए होती है। तो यही था आज का टॉपिक। स्क्रीन डिज़ाइनिंग पढ़ा है, उसके हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, किस तरीके से आप स्क्रीन डिज़ाइनिंग करोगे। देन हमने रिपोर्ट और आउटपुट डिज़ाइनिंग पढ़ा है। रिपोर्ट और आउटपुट डिज़ाइनिंग को जैसे स्टार्ट करोगे, पहले ये वाली चीज़ें लिखना, ये आउटपुट डिज़ाइन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। वैसे तो ये उसके अंदर भी लिखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है वो वाला चूज़ करना है, बुक वाला, या फिर ये वाला करना है। ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, 6 ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने टेक्नोलॉजीज़, आउटपुट टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी थी, प्रिंटर, स्क्रीन, वीडियो, ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सीडी रोम। ठीक है, देन हमने डिज़ाइनिंग के लिए पढ़ा फंक्शनल एट्रीब्यूट और स्टाइलिस्टिक एट्रीब्यूट्स। ये सारा यहाँ से कर लेना। टाइप्स आपको यहीं से करने पड़ेंगे। रिपोर्ट के ये आउटपुट के टाइप है, इंटरनल और एक्सटर्नल आउटपुट, और ये हमारे रिपोर्ट के टाइप है, डिटेल्ड, समरी और एक्सेप्शन। इसका एक वो चार्ट ज़रूर बना देना जो मैंने कल बनवाया था, एक फ्लो चार्ट, और आपको दिखा देती हूँ। ये वाला चार्ट जो कल बनाया था, इसके अंदर हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल आउटपुट में, इंटरनल के अंदर हमारा रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट में हमारा डिटेल्ड, समराइज्ड और एक्सेप्शंस आता है। ठीक है, तो ये वाला टाइप एक्सप्लेन कर देना। और अपना रिपोर्ट के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, डिवाइसेस और डिज़ाइनिंग, जो आपकी फंक्शनल और स्टाइलिस्टिक के अंदर थी। तो बस यही आपका रिपोर्ट डिज़ाइनिंग के अंदर था। ठीक है, तो टॉपिक ख़त्म हो गया। अटेंडेंस भी तो मुझे बताना, तो फिर तुमने होगा नहीं कुछ। आदित्य, अंशुमन, प्रेजेंट मैम। ठीक है, अंशुमन, भानु, प्रेजेंट मैम। बुलबुल, present ma'am, हिमानी, Present, ma'am. मुस्कान, Present, ma'am. मुस्कान कौशिक, present ma'am, पारस, प्राची, Present, ma'am. प्रीतम, प्रेजेंट मैम। पुनीत। प्रेजेंट मैम। ठीक है, लग गई सबकी अटेंडेंस। ठीक है, कल करते हैं फिर आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं। ओके, बाय बाय।